हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे वन शॉट की, यानी कि आपके पूरी बुक का वन शॉट। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, ठीक है। आपको जो है अपने सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए हैं उसको यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। जो क्वेश्चंस मैं पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ वो आप आई होप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। 31 समथिंग या 35 समथिंग क्वेश्चंस थे उसमें, अब तक तो आप कर चुके होंगे। अब बारी है वन शॉट की, जो मैं एग्ज़ाम से जाने से पहले करना होता है कि हम रिवाइज़ कर सकें कुछ। तो ऐसी ही वीडियो हम ढूंढते हैं यूट्यूब पर, तो आज मैं लाई हूँ उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस कोड की। आपकी बॉटनी है जहाँ पे आप बात करोगे इकोनॉमिक बॉटनी की और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स बॉटनी में, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, बाकी यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं। प्लांट बायोटेक तो आपने पढ़ी ही होगी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमें डिज़ायरेबल जो भी है हमारे पास प्लांट हमें मिल सके, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका एक्सप्लांट होता है, ठीक है। एक्सप्लांट कोई भी पार्ट हो सकता है आपके प्लांट का, चाहे हम लीव्स ले रहे हैं, चाहे हम स्टेम ले रहे हैं, उससे हमें क्या करेंगे, लेबोरेटरी में यूज़ करके हम पूरा एक प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। आपकी टोटिपोटेंसी आएगी, एम्ब्रियो कल्चर आएगा, टिश्यू कल्चर आएगा। तो टिश्यू कल्चर में ये ऐसा होता है कि एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट का मतलब है ऐसा पार्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्टेम हो चाहे लीव्स हो, ठीक है, कुछ भी यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा ही प्लांट ओरिजिनेट कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर वगैरह आते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आपकी एलाइसा टेक्निक्स देखी होगी आपने, जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है, ठीक है। और भी कई सारी टेक्निक्स है। आपका पीसीआर भी आप देख चुके हो, जो आपका क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। थोड़ा सा ओवरव्यूज़ की बात करूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे ये पूरा कोड को समझने के लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास पीसीआर टेक्निक है, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होता है जीन का, यानी कि आपके कई सारे मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है। फिर उसको यूज़ करते हैं कई अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस कोड को और स्टार्ट कर देंगे वीडियो विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो आपकी हम बात करेंगे वॉल्यूम 1 में क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नाम बताया था। यहाँ पे आपके क्रेल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस। क्रेल्स में आपकी अनाजें आ जाती हैं। लेग्यूम्स आपके जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देते हैं। स्पाइसेस जो आप अपने खाने में लेते हो, क्योंकि बिना स्पाइसेस के हमें टेस्ट ही नहीं समझ में आता, क्योंकि टेस्ट हमें समझ ही नहीं आएगा तो हम क्या खा पाएंगे अच्छे से। तो स्पाइसेस का क्या रोल है और कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, कौन से प्लांट होते हैं स्पाइसेस का, उनका बोटेनिकल नेम, उनका यूज़, उनका कॉमन नेम, सारी चीज़ें, उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि हम मॉर्फोलॉजी यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी प्लांट और ऑर्गेनिज्म और एनिमल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करेंगे। और यूजेस कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं, स्पाइसेस का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, लेग्यूम्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका क्रेल्स का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बीवरेजेस, जो पीते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ कुछ पीते हैं, पी कर पड़े रहते हैं, ठीक है, वो बीवरेजेस हैं। फाइबर्स हैं आपके, टिम्बर्स हैं, मेडिसिनल एंड ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ऑयल कहाँ से, कौन से प्लांट यील्ड करते हैं, कौन से प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, कौन से प्लांट्स में हमें मेडिसिनल क्वांटिटीज़ मिलती है मेडिसिनल पर्पस से, जो हमारे लिए मेडिसिन प्रोवाइड करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेरे नहीं है, मेडिसिन का क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं आपके ब्लॉक 2 पे। अब यहाँ पे ब्लॉक 1 में ये सारी चीज़ें थी, आप ये इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका प्लांट टेक्नोलॉजी का आ जाएगा, ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको यूनिट 1 में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि जो आप कल्टीवेटेड प्लांट्स का यूज़ करें उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे ओरिजिन हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो पहले वाइल्ड हुआ करते थे उसको हमने डोमेस्टिकेटेड कैसे बनाया। यानी कि आप फॉर एग्जांपल कि क्या होता था पहले नहीं, अभी भी होता है, जैसे कि कोई सीड है, ठीक है, किसी भी बर्ड ने क्या किया, वो सीड को अपने मुँह में लिया, ठीक है, यानी कि उसके मुंह में क्या है, उसके मुंह में सीड है। फिर क्या किया उसने, कहीं भी किसी भी जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत भी वाटर या रिक्वायरमेंट या सॉइल का है, वहाँ पर उसने वो बीज जो है वो डाल दिया, ठीक है ना। जब वो डाल देते हैं तो वो अपनी मर्जी से ग्रो कर जाता है, ठीक है, उसे हम वाइल्ड कहते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से ग्रो कर गया, ठीक है, तो उसे वाइल्ड कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ह्यूमंस ने क्या किया कि हम वाइल्ड को क्या करेंगे, अपने यूज़फुल के लिए, यानी कि ह्यूमंस के प्रेजेंस में हम उसको कल्टिवेटेड करेंगे, यानी कि हम उसको डोमेस्टिकेटेड बनाएंगे, यानी कि हम अपने यूज़ के लिए उसको क्रॉप को क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यूज़फुल के लिए हम उसको खाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो वाइल्ड को रिड्यूस करते हुए हमें उसको डोमेस्टिकेटेड बनाना है, यानी कि
अगर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो एनिमल्स क्या करेंगे, डोमेस्टिक तो हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं, यानी कि हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स का भी डोमेस्टिकेशन होता है, यानी कि पालतू प्लांट भी होते हैं, पालतू जानवर ही नहीं, पालतू प्लांट भी है, हम अपने घर में लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर में भी पालतू प्लांट को बुलाइए, ठीक है, लगाइए, सॉरी। नेक्स्ट पे हम एक रील्स की बात करेंगे, ठीक है। जो अनाजें हैं आपकी, वीट है, राइस है, आप खाते कैसे हो उसको, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें। लेग्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या लेग्यूम्स में हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे प्रोवाइड कराती है। स्पाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो यूनिट 1 पे आएंगे हम सबसे पहले। यूनिट 1 में क्या है आपका, पहले तो मैं बता चुकी हूँ कि कल्टिवेटेड प्लांट्स का क्या ओरिजिन करना है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने क्वेश्चन में दिया है वो है वेविलोव्स वर्क। वेविलोव्स वर्क ने क्या किया था, इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम दिया था, यानी कि इन्होंने बोला कि भाई क्या है कि हर जगह तो सारे चीज़ें यानी कि क्रॉप्स का यूज़ किया जा रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप किस कंट्री का है। हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर का नाम उन्होंने दिया था अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। मैं बता चुकी हूँ डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम और कुछ लॉस। एंड जो आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वेश्चन में लाई, एक है बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट आपने तो पढ़ा ही होगा पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट इस चैप्टर में बात करते हैं, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट हो मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स कैसे हुआ और आपका ये वर्क कैसे किया इन्होंने, और आपका बॉटल नेक इफेक्ट जो मैं क्वेश्चन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपका ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स का कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि ह्यूमन के पास क्या है, कल्टिवेटेड प्लांट्स को कल्टिवेट करने के लिए उनके लाइफ को सेटल करने के प्लांट्स की ज़रूरत होती है। अब वो खाएंगे भी वहीं से, और जो भी उन्हें टेस्ट के लिए चाहिए तो भी वहीं से आएगा, और अगर उन्हें क्या ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए भी, तो सब चीज़ें जो होती है प्लांट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं रिड्यूस करती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या जानना है कि जो भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, हम जो अपनी नीड के लिए उसको कल्टीवेट करते हैं तो कैसे करेंगे, वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्पेसिफिक कंट्री का कहाँ से कौन सा क्रॉप आया है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, हम आज खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया का भी है और कई सारी कंट्रीज़ का भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो अब क्या हुआ कि हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट चाचा जी थे, उन्होंने क्या सोचा, जब वो पड़े पड़े सो रहे थे तो उनको एक सपना आया होगा, ठीक है। उस सपने में उन्होंने सोचा कि ओरिजिन ऑफ मैनी यूजफुल प्लांट्स इज़ नॉट नो। उन्होंने बोला जो हम प्लांट वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए हम खा रहे हैं, पता भी तो होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। बिना पता यानी कि कभी एज अ कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो, हमारे क्वेश्चन अराइज हो हमारे माइंड में कि उसका ओरिजिन भी पता होना चाहिए। अब इसका मतलब सम क्रॉप्स लैक डिफाइंड सेंटर ऑफ ओरिजिन बट जीनोमिक एंड आर्कियोलॉजिकल डाटा सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। अब इन्होंने क्या बोला, हम पढ़ेंगे कल्टिवेटेड स्पीशीज कहाँ से आई है और कैसे, ये जानने की कोशिश इन्होंने अपने क्वेश्चन लेकर आए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसके बाद तो इन्होंने कोई बात नहीं कही, बस इन्होंने बोला कि पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता ही नहीं है, यानी कि हमारे पास ये चीज़ जो है, ये नॉलेज, इसकी लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आए हमारे दूसरे चाचा, सेकंड नंबर ऑफ चाचा है, ठीक है। छोटे हैं, वो अपना दिमाग और लगाएंगे। उनका नाम था अल्फोंसो डी कैंजोले, ठीक है। काफ़ी यूनिक नाम होते हुए, ठीक है। कल्टिवेटेड स्पीशीज एंड हिज वर्क ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो इन्होंने काम किया कल्टिवेटेड स्पीशीज पे और इन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स का इन्होंने इनके बारे में क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है। एंसेस्टर फॉर्म ऑफ प्लांट्स, देयर ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेटेड हिस्ट्री ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो इन्होंने बताया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इन्होंने अबाउट द एंसेस्ट्रल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पुरानी चीज़ों को लेकर कि कैसे कैसे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स थी उसकी। कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में, ओरिजिन कैसे हुआ डोमेस्टिकेटेड प्लांट का, वो सारी चीज़ें बताइए। मैनी फैक्ट सच एज वर्क ऑफ एंशियंट बॉटनिस्ट, ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ठीक है, चाइनीज़ राइटिंग, आर्कियोलॉजी और ये सारी चीज़ें थी। तो प्लांट्स इकोनॉमिक वैल्यू, तो यहाँ पर आपको क्या है, प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 क्लासेज में बांटा गया। सबसे पहले प्लांट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप बस ये देख लेना कि कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। प्लांट ऑफ न्यू वर्ल्ड ओरिजिन, ओल्ड वर्ल्ड ओरिजिन, और भी हैं कई सारे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेविलोव्स वर्क, ठीक है। काफ़ी अच्छा नाम लगा, इसलिए हम आगे वाली जनरेशन का नाम रखेंगे, ठीक है। तो वेविलोव्स वर्क, इनका पूरा नाम था निकोलाई इवानोविच वेविलोव, ठीक है। ये जेनेटिक्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट दिया था आपका, कहाँ गया वो, एक मिनट,
हाँ ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वेवी-लॉव्स डिफाइन सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो इन्होंने बताया कि यार किसी भी हर एक कंट्री का सेंटर होगा जहाँ पे कोई ना कोई प्लांट जो है ओरिजिनेट हुए होंगे। सबसे पहले जो प्लांट जो जहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं तो उसका एक ना एक सेंटर होगा, तो इन्होंने वो नाम दिया यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो मोस्ट ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी, जैसे कि चाइना में क्या है, सोयाबीन का कल्टीवेशन हुआ है, तो ओरिजिन जो हुआ है वो अलग अलग चीज़ से हुआ है। यह आइडिया जो था सेंटर ऑफ ओरिजिन का था। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने कितने टाइप्स में बांटा इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने रीजन ऑफ जीन, दे हैव बीन कॉल्ड एज रीजन ऑफ जीन डाइवर्सिटी। जीन की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या किया, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए, 6 जोग्राफिकल सेंटर, 6 ही है सॉरी, यानी कि वो एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चाइनीज़ सेंटर की। चाइनीज़ सेंटर जो होता है आपके, यानी कि कंट्री के हिसाब से देखेंगे कि चाइना से कौन कौन सा माल हमें मिला है, ठीक है, यानी कि कहाँ से कौन सा क्रॉप जो है वो चाइना का माल है। तो चाइना का माल के लिए हम क्या करेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि सबसे पहले जो कल्टिवेटेड प्लांट्स का था वो सबसे पहला अर्लीस्ट ओरिजिन जो हुआ था चाइना में हुआ था। माउंटेन्स रीजन ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न चाइना एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपको एंडेमिक प्लांट स्पीशीज कौन सी थी जो इस रीजन से आई थी, वो आप में देखना है, मिलेट्स, सोयाबीन, बैम्बू, अनियन, पियर, चेरी। यानी आपको सारे नहीं लिखने पर दो तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको लिखना ही है। तो आप याद कर लो, चाइना में जो है सोयाबीन है और दूसरा अनियन। तो चाइना में, ठीक है, चाइना से हमारे पास क्या है, सोयाबीन जो हम खा रहे हैं वो चाइनीज़ माल है, एंड आपका अनियन, बैम्बू एंड सिट्रस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं इंडियन सेंटर, यानी हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ होगा। इंडियन सेंटर्स में थे 2 एरिया, एक था आसाम और दूसरा था म्यांमार। प्लांट्स हैव बीन कंसिडर्ड टू बी एंडेमिक। कौन से ऐसे प्लांट्स थे, राइस था, शुगर केन, कोकोनट, पाम, कॉटन, ब्लैक पेपर, एग प्लांट, सिनामॉन एंड मैनी लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स और आपका कॉटन हो गया, आपका कोकोनट हो गया, शुगर कैन, ये सारे इंडिया का माल है, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिन हुआ है क्रॉप प्लांट्स का वो यहाँ से हुआ है। देन इंडो मलायन सेंटर, ठीक है, दिस इंक्लूड इंडो चाइना एंड द मलाय आर्कीपेलागो। अराउंड 55 प्लांट्स हैव बीन लिस्टेड। तो यहाँ पे देख सकते हो बनाना हो गया, कोकोनट एंड ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो इंडो मलायन सेंटर से आई है। तो आपको नाम तो ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दो आपको वो याद रखने हैं एंडेमिक स्पीशीज की कौन कौन सी आई है। सेंट्रल एशियाटिक रीजन है, यहाँ पे क्या क्या है आपका, वीट है, पीस है, आलमंड है, ठीक है। ईस्टर्न सेंटर है, ईस्टर्न सेंटर से आपका कौन कौन सा है, आपका अल्फा हो गया और पर्शियन क्लोवर हो गया। मेडिटेरेनियन रीजन में आपका क्या क्या है, यहाँ पे है आपका पिपरमिंट एंड होप्स, ठीक है, मस्टर्ड भी है, रेप भी है, ठीक है। उसके बाद है आपका एबेसिनियन सेंटर, यहाँ पे क्या क्या है आपका, बरले हो गया, ठीक है, वीट हो गया, ठीक है, सीसम हो गया, कैस्टर हो गया, ठीक है, सारी साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। सेंट्रल अमेरिका से सॉरी टंग स्लिप हो रही है आज मेरी, पता नहीं क्यों। तो सेंट्रल अमेरिकन सेंटर से आपका स्वीट पोटैटो है, रेड पेपर है, ठीक है, ब्लैक पेपर नहीं, रेड पेपर भी मिल रहा है वहाँ से, रेड, ठीक है ना, रेड। साउथ अमेरिकन सेंटर में क्या थे, अब साउथ अमेरिकन सेंटर में जो थे आपके 3 रीजन थे। सबसे पहला है परवियन, इक्वेडोरियन, बोलिवियन सेंटर। ये रीजन जो था हाई माउंटेन एंड प्लांट्स के नेटिव के लिए था। यहाँ पे पोटैटो, टमाटो, लीमा बीन, पम्पकिन्स वगैरह थे। चिलियन सेंटर, ठीक है, ये रीजन था इज सपोज टू बी द ओरिजिन ऑफ पोटैटो के लिए। तीसरा था आपका ब्राज़ीलियन, ठीक है। अब ब्राज़ीलियन वाला कहाँ पे था आपका, दिस रीजन इज बिलीव टू बी ओरिजिन ऑफ ग्राउंड नट एंड पाइनएप्पल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका किसने दिया था, वेवी-लॉव्स ने, ठीक है। तो वेवी-लॉव्स बता के चल बसे, ठीक है, जब भी चल बसे हो हमें नहीं, हमें क्या पता, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट है वो बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट में सबसे पहले बता चुकी हूँ डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट हैज बीन मेजर रीजन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन द अर्लीस्ट टाइम। यानी कि आपको पता है कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट जो होता है वो मेजर रीजन जो होता है वो ह्यूमन की सेटलमेंट के लिए किया जाता है। यानी कि ह्यूमन अपने उसको खाने के लिए, उसके लिए मेडिसिनल पर्पस हो, स्पाइस हो, एनऑल सारी चीज़ें हमारी प्लांट से आ रही है। तो यहाँ पे ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए हम डोमेस्टिकेशन करते हैं प्लांट्स का, ठीक है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो था क्या होता था कि वाइल्ड प्लांट में पहले बता चुकी थी, वाइल्ड प्लांट को हम यूजफुल बनाएंगे, ठीक है, यूजफुल बना के हम क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे तो अब हमारे लिए यूजफुल होगा। यानी कि जब तक ह्यूमन का हाथ होगा तो हमें कल्टीवेटेड प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिकेशन हो जाएगा और हमारे लिए यूजफुल होगा। जब तक ह्यूमन का हाथ नहीं है तो वाइल्ड वाले हैं, ठीक है, यानी जंगली, ठीक है, जंगली पेड़ पौधे तो सुने होंगे आपने, तो दैट्स मच, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेना कि कौन कौन से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जेनेटिक बेसिस ऑफ डोमेस्टिकेशन हम कैसे कहते हैं, जेनेटिक बेसिस में आपका एक टॉप डाउन होता है और एक बॉटम अप होता है। टॉप डाउन में क्या होता है,
दो टाइप से हम करें जेनेटिक बेसिस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि जेनेटिक बेसिस पे कैसे हम डोमेस्टिकेशन करेंगे। तो टॉप डाउन में क्या होता है, स्टडिंग अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। हम पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर फिनोटाइप यानी कि उसके जो फिजिकल कैरेक्टर है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एनालाइज करेंगे फिनोटाइपिक बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड टेक्स्ट में। उसके बाद जेनेटिक स्टडी करेंगे और फिर हमें ट्रेट मिल जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट बॉटम अप में क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे जेनेटिक वेरिएशन जीनोम्स। कैसे करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन विद जीनोम्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट पोटेंशियल सिग्नल को हम डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डोमेस्टिकेटेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। चाहे हम डोमेस्टिकेशन जो जीन का कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एलीलिक बेस पे, ठीक है, तो वो हो सकता है एपिजेनेटिक सब्स्टिट्यूशन करके, इंजर्शन करके, डिलीशन करके, डुप्लीकेशन करके, ये सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी करके हम जेनेटिक बेसिस पे कर सकते हैं। डोमेस्टिक सिंड्रोम क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम की, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम स्पीशीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम मॉडिफाइड टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑल्टर्ड प्लांट टू मीट ह्यूमन नीड्स, यानी कि हम यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक फॉर्म ऑफ ऐसा प्लांट जो क्या हो, ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरत पड़ो। इवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक फॉर्म ऑफ प्लांट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ट्रेड सिमिलर ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज सेलेक्टेड गिविंग राइज टू कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम। तो डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम का मतलब क्या है हम यहाँ पे जानेंगे। तो हमें पता है कि डोमेस्टिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम इज डिफाइन द कलेक्शन ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट। हमने क्या किया, सबसे पहले कलेक्शन किया फिनोटिपिक ट्रेट को, विद जेनेटिक चेंज किया डोमेस्टिकेशन फॉर्म के लिए ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम इट्स वाइल्ड प्रोजेनाइटर। डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम में आता है जीन रिटेंशन, यानी कि जो आपको राइस एंड बर्ली में दिखता है। तो यहाँ पे जो हम राइस एंड बर्ली बना रहे हैं ना, वो जीन रिटेंशन से बना रहे हैं, ग्रेन में, ग्रेन रिटेंशन। रिडक्शन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग का अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमारा मेज एंड फ्लावर में हो रहा है। फ्लावरिंग टाइम को अगर हम कर रहे हैं तो आपका कहाँ कहाँ मिल रहा है। इस तरीके आप डोमेस्टिकेशन कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे कई सारे क्रॉप्स हैं, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट है वो लॉसेस क्या है, आप देख लेना कि क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्लाइन हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ वैरायटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। जेनेटिक इरोजन क्या है, तो जेनेटिक इरोजन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी और लॉस ऑफ जीन ऑफ अलील, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस हो जाए, वो इरोजन है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि खत्म सा हो रहा है। इरोजन का मतलब क्या हो गया, कुछ खत्म हो रहा है। तो जेनेटिक इरोजन जो है वो क्या हुआ, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी हुआ, लॉस ऑफ जीन हुआ, या फिर लॉस ऑफ एलील्स हुआ। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक इरोजन है, इंक्लूड द लॉस ऑफ इंडिविजुअल जीन ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे क्या है, इट कैन बी रेफर्ड एट लॉस ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप स्पीशीज, ठीक है। क्रॉप बिकॉज वेरियस रीजन हो सकते हैं यहाँ पे कैसे लॉस हुआ है। रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल वैरायटी बाय मॉडर्न कमर्शियल और नॉन फूड, यानी कि हमने ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को क्या क्या रिप्लेसमेंट किया मॉडर्न कमर्शियल से, ठीक है, नॉन फूड क्रॉप से। कल्टीवेशन कर दिया हमने हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए, तो यहाँ पे जेनेटिक इरोजन हो गया। नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स के लिए डिस्ट्रक्शन कर दिया हमने, मॉडिफिकेशन नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करें, अपने हैबिटेट को नुकसान पहुँचाना। अब आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बॉटलनेक इफेक्ट है, ठीक है, जिसे हम जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे भी जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस होता है। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज पे हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, सिंपली मैं बात बताऊँ अगर बॉटलनेक इफेक्ट की, देखो सबसे पहले हम बॉटल पे आ जाते हैं। ये आपके पास क्या है, पेरेंट पॉपुलेशन है, यानी कि जो आपके पास पहले पॉपुलेशन था वहाँ पे कई सारे कलरफुल क्या थे, आपके पास स्पीशीज़ थे, कई सारे स्पीशीज़ थे। देखो ब्लू है इसमें और येलो है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ड्रास्टिक रिडक्शन आया, यानी कि कोई भी आपका नेचुरल सा ऐसे हो जाता है, चाहे आपका फ्लूड आ जाए, ठीक है, या फिर आपका अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अब वहाँ से कुछ स्पीशीज़ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ स्पीशीज़ बच जाएंगी। जो स्पीशीज़ बच जाएंगी वो सर्वाइव करेगी, नेक्स्ट जनरेशन तक चलेगी। जो स्पीशीज़ नहीं बची है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब यही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी बोलूँ कि जैसे कि आपके पास क्या है, कई सारे कलर्स ऑफ बीटल्स हैं, ठीक है। आपका ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, बीटल्स हैं, समझ लो ये बीटल्स हैं। कलर लगा दूँ क्या बीटल्स के, हाँ अब आपको मैं समझाऊँगी यहाँ पे, एक सेकेंड। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि आपके पास एक एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट आया और क्या हुआ कि बीटल्स के घर में क्या हुआ, बीटल्स बहुत सारे, तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने ये समझ लो ये आपके बीटल्स हैं, ठीक है, ये आपके समझ लो कि आपके बीटल्स हैं सारे, ये आपका है ग्रीन कलर का, ये ब्लैक कलर का, रेड कलर का, और ये ब्लू एंड पर्पल कलर का। तो क्या हुआ, आप हाथी आए, यानी कि कोई भी नेचुरल सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, यानी एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका अर्थक्वेक आ जाए तो वहाँ पे कुछ बीटल्स होंगे मर गए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो बीटल्स के लिए हाथी आया, ठीक है, हाथी ने क्या किया, अपना पैर रख दिया, तो यहाँ पे ये बीटल्स जो है वो मर गई, आपके ये सारे मर गई और ये दो बची, यानी कि अब ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो क्या यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं लग रहा। इसका मतलब ये नहीं है
कि जब अर्थक्वेक आएगा तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसे है जो नेचर ने सिलेक्ट किया है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और हमारी प्रोजनी आगे बढ़ा सकता है, तो उसको अर्थक्वेक उसको बचा लेगा और बाकी सारों को मार देगा। ऐसा तो नहीं होना है ना। यानी कि नेचुरल डिजास्टर जब आता है, नेचुरल एनिमिटीज जो भी हैं, नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो क्या होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन से लोग अच्छे हैं तो मैं उसको बचा लूँ। यानी कोई भी इंसान हो, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन में फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है, जैसे बीटल्स है यहाँ पे, हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। या कुछ ऐसी स्पीशीज होंगे जो बहुत ज़्यादा नेचर सिलेक्टेड है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस लगा रही हूँ, वो मर गई हो, और जो बिल्कुल ही काम की नहीं है वो यहाँ पे बच गई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मर गई हो और जो काम के वो बच गए हो। तो इस तरीके से ये दो जो है ये बच गई। अब ये बच जाएंगे तो फिर वो सर्वाइव करेंगे आगे और नेक्स्ट जनरेशन का काम करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट पॉपुलेशन में क्या हुआ, बॉटल नेक इफेक्ट में देखो इस तरीके से छोटा सा बॉटल है, तो मैंने इसको पलटा, यानी कि इसमें से मैंने निकाला तो ये दो टाइप के इस तरीके से निकल गई। यहाँ पे कलर का थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहिए था बुक में। तो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ पॉपुलेशन में। सर्वाइवल इंडिविजुअल, यानी पूरे बॉटल में से सिर्फ इतने ही इंडिविजुअल्स निकल पाए, ठीक है। और जब ये इंडिविजुअल, यानी ये जो छोटे छोटे सिर्फ 4-5 इंडिविजुअल है, इनसे नेक्स्ट जनरेशन में वो अपनी स्पीशीज को बढ़ा लेंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं बाकी नेक्स्ट पे, और जो मेरे क्वेश्चंस में है, ठीक है, उसको आप एक बार ही कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो अब हम बात करेंगे अपने अनाजों के बारे में। जो हम अनाज खा रहे हैं तो वो कहाँ से आया है, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से, आपका वीट है और यहाँ पे राइस है। तो यहाँ पे मेजर यानी क्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, आपके जो क्रील्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है वो आपका राइस पढ़ना है और वीट पढ़ना है। तो हम उसका देखेंगे ऑरिजिन कैसे हुआ, टेक्सोनॉमी क्या है, कल्टिवेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, एंड यूजेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में भी है वीट और राइस के बारे में ऑरिजिन होना पता होना चाहिए, कल्टिवेशन कैसे किया जाता है, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड यूजेस। तो बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे मेजर क्रील्स की। अब हमें पता है कि कौन कौन से मेजर क्रील्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ह्यूमन अर्ली टाइम्स में क्या हुआ, फर्स्ट प्लांट जो है वो डोमेस्टिकेशन हुए हैं। तो जो डोमेस्टिकेशन हुआ है, यानी कि उससे हमारे पास कई सारे कल्टीवेशन हुआ है क्रॉप का, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो जब तक कि ह्यूमन का हाथ था तो वाइल्ड से हमने क्या बनाया, डोमेस्टिकेटेड बनाया है, तो हमारे लिए यूजफुल है। तो ह्यूमन्स के हाथ पढ़ते हैं, देखा कितने अच्छे हैं ह्यूमन्स। अब यहाँ पे जो है इसको पढ़ने के लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले ना बस यही बात करते हैं कि वीट के क्या काम है और आपका दूसरा राइस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बोटेनिकल नाम पता होना चाहिए सबका, ठीक है। फैमिली याद कर सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो कर लेना। पोएसी फैमिली से सारे वीट्स वगैरह बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, वो सबसे पहले बोटेनिकल नेम की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो, ठीक है, सिर्फ मेरे और आप लोगों के बीच में है, वो ये है कि देखो सबका बोटेनिकल नेम जो है मैंने इंपॉर्टेंट बताया अपने क्वेश्चंस वाली वीडियो में। तो जिसने नहीं देखी है ना वो जाके देख ले। और मैंने ये यहाँ तक कि मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि कौन से किसका नाम, कौन सा बोटेनिकल नेम है, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, बाई चांस उसमें से ना आए, पर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसमें से आएंगे। बाई चांस उसमें से ना आए तो आप क्या करोगे, तो जो आपको याद हो रहे हैं ना उसको याद कर लो, जो याद नहीं हो रहे तो आप क्या करो, एक ट्रिक है छोटी सी, आप अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना, ये नहीं अच्छे से छाप दो कलर वाले पेन से, ब्लू ब्लैक पेन से, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको लाइटली लिखना है पेंसिल से, आप लाइटली पेंसिल से लिख लेना। उसके बाद अगर आ गया बाई चांस तो आप देख लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड के पीछे फर्रे नहीं बनाने कि आप चिट बना बना के लेके जा रहे हो कि ना मैम ने बोला था कि जो याद नहीं हो रहा उसकी चिट बना लो, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको लिख सकते हो, ठीक है ना, जो याद नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में, ठीक है, बिल्कुल फैलाना नहीं है, कभी मेरी वीडियो ही बंद हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीट पे चलते हैं। तो आपको बोटेनिकल नेम जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा वीट का, तो सबको याद होगा, ठीक है। और राइस का भी सबको याद होगा, आई होप। तो ट्राइटिकम एस्टिवम लिन जो होता है, लिनेनियस ने बोटेनिकल नोमेनक्लेचर दिया था, दैट्स वाई। ट्राइटिकम क्या है, आपका जीनस है और ये आपकी स्पीशीज है, और लिन जो है वो नाम है किसका, लिनेनियस जो दिया था। फैमिली इसकी है, कॉमन नेम इसका गेहूँ है। अब यहाँ पे जीनोम होते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट होता है ये आपका, ठीक है, वीट क्या है, आपका वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट है। मोर देन 1/3 फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन से ये मिलियंस ऑफ पीपल जो होता है डिपेंड करते हैं इस फूड पे, क्योंकि ये आपका गेहूं है, यानी कि रोटी बनती है इससे। वेरियस काइंड्स ऑफ यहाँ पे वीट है। कल्टिवेटेड वीट इज कॉल्ड कॉमन वीट, ब्रेड वीट, इस तरीके से इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताऊंगी। तो आपको पता ही है कि ओरिजिन कैसे हुआ, टेक्सोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। वेविलोव ने क्लासीफाई किया था वीट को 14 स्पीशीज में। ये जो है क्लासीफाई हुआ था ट्राइटिकम फैमिली पोएसी, इस तरीके से है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को, परेशानी सॉरी, ठीक है। कल्टीवेशन में देखो क्या होगा, मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है, ठीक है।
ओरिजिन में बस आप लिख देना कि वेबिलोव्स के अकॉर्डिंग वीट कौन से वाले ओरिजिन में था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेंटर में। इस तरीके से ओरिजिन में लिखोगे 2 लाइन बहुत है। कल्टीवेशन में आप क्या लिखोगे कि मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है ये, इट ग्रोन फ्रॉम द रीजन इन द रेंज ऑफ इक्वेटर पे इतना रेंज और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वाइड वैरायटी। अब वीट जो है आपका कल्टिवेटेड टेम्परेट एरिया में होता है, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट होते हैं आपके। स्प्रिंग वीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे 2 वीट कल्टिवेटेड होते हैं ना 2 एरियाज में, एक होता है स्प्रिंग वीट, दूसरा होगा विंटर वीट। तो स्प्रिंग वीट जो होती है स्लो ग्रोइंग वैरायटी होती है, जिनका 100 डेज में होता है, डज नॉट रिक्वायर लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका जो दूसरा है विंटर वीट जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है, कल्टिवेटेड होते हैं लो टेम्परेचर में, उनका ग्रोथ जो होता है इनिशियल ग्रोथ इस तरीके से होता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपका मॉर्फोलॉजी है। इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने बताया 2 लाइन आपको ओरिजिन में लिख देना, 2 कल्टिवेशन में लिख देना, बहुत है। उसके बाद जो आपको लिखना है ना सबसे ज़्यादा वो मॉर्फोलॉजी और इसके यूज़ में लिखना है। तो आपने देखा ही होगा कि आपका गेहूँ का प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऊपर स्पाइक्स लगे हैं, यहाँ पे ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर टिलर्स बोलते हैं, ये लीव्स है, ये क्रॉन है, ये रूट है, ठीक है। अब आपको जो लिखना है वो मॉर्फोलॉजी लिखना है। तो वीट प्लांट जो होते हैं टिपिकली ग्रास, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं फैमिलीज की पोएसी है। अब आप देखेंगे, देखो किसी भी प्लांट में अगर वो यंग है यानी कि खूबसूरत, ठीक है, यंग है तो क्या कैसे दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। यानी कि जो यंग वाले प्लांट होते हैं आपके वीट के वो ब्राइटली ग्रीन कलर के होते हैं, सुंदर होते हैं एकदम। उसके बाद क्या होता है, ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तभी मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी कब आती है आपको पता ही है, ठीक है। द प्लांट इज एनुअल है आपका, न्यूमरस टिलर्स होते हैं। टिलर्स का मतलब हो गया ये आपके जो स्टेमले के स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको टिलर्स कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो होते हैं ये टिलर्स हैं। तो कई सारे इनके पास क्या है, ये एनुअल प्लांट है। और क्या होता है ये एनुअल का मतलब क्या है, साल में एक बार उगने वाला, शायद एक बार इसको कंफर्म कर लेना, साल में एक बार उगने वाला, ठीक है। तो न्यूमरस टिलर्स होते हैं इसके पास। दूसरे हम बात करेंगे, इनके पास 2 टाइप की रूट होती है, एक होती है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या है, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। एंड सेकेंडरी जो होती है वो एडवेंटिशियस से, यानी कि एडवेंटिशियस ऐसे रूट होते हैं जो आपके रेडिकल से नहीं आते, अदर देन रेडिकल से आते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के रूट्स होते हैं। तो आपका पहला पॉइंट क्या था कि आपके जो वीट होता है वो पोएसी से बिलोंग करता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि ये यंग के टाइम में, जब ये यंग होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, और जब मैच्योर होते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। दूसरा जो होता है क्या लिखोगे, तीसरी पॉइंट, 6 पॉइंट लिखना बस, बहुत, ठीक है, 5-6 पॉइंट लिखना बहुत है। आप नोट करते जाओ क्या क्या लिखना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में अपने आप लगाते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। 2 टाइप की रूट होती है, एक होती है प्राइमरी जो डेवलप हो रही है एम्ब्रियो से, दूसरी होती है सेकेंडरी जो एडवेंटिशियस रूट आ रही है, ठीक है, डन है। प्राइमरी रूट जो होता है वो 6-8, छोड़ो इसको। मेन स्टेम जो होता है इसका, आप क्या बात करेंगे यहाँ पे, मैं स्टेम की बात करेंगे। तो आपको जो मॉर्फोलॉजी में लिखना है, पहले लीव्स के बारे में, उसके स्टेम के बारे में, ठीक है, उसके रूट के बारे में। तो रूट के बारे में हमने देख लिया कि 2 टाइप की रूट होती है। स्टेम के बारे में देखेंगे, एज वेल एज टिलर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। हाइट कितना है छोड़ो इसको, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद लीव्स क्या होते हैं, इसके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाते हैं, ठीक है। बेसल शैत होती है बीच में, उसके बाद इनके पास जो होता है वो पैरेलल वेनेशन, यानी कि लीफ के बारे में अगर पूछे तो आपके लीफ ऑल्टरनेट अरेंज होते हैं, पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, यानी कि पैरेलल वेनेशन, यानी कि मोनोकोट है आपका। पैरेलल वेनेशन कहाँ पर होता है आपका, पैरेलल वेनेशन उसमें होता है जो मोनोकोट्स होते हैं आपके, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो आप बस पॉइंट लगा लो यार। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो आपका टर्मिनल स्पाइक टाइप के होता है, न्यूमरस स्पाइकलेट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये आपके स्पाइक लगे हैं, ये ऊपर की तरफ जो होते हैं ना इस तरीके से, ये जो आपका ऐसे स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं स्पाइकलेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। उसके बाद देखेंगे क्या है, दीज फर्टाइल ग्लोम्स इनक्लोज द फ्लोरेट, एपेक्स ऑफ लेमिना यूजुअली एक्सटेंडेड इनटू एन ऑन, ठीक है। 4-5 पॉइंट हो गए। फ्रूट की बात कर लेते हैं। देखो सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं, सबसे पहले रूट की बात की हमने, फिर स्टेम की बात करी, लीव्स की बात करी, अब फ्रूट की बात करेंगे। तो फ्रूट में देखो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है, यानी कि एक साइड जो होता है इट इज़ अ 1 सीडेड ड्राई इंडेहिसेंट ग्रेन, यानी कि 1 सीडेड है, तभी तो ये क्या है, मोनोकोट है, ठीक है। यूजुअली 2 ग्रेन्स डेवलप ईच स्पाइकलेट। अब स्पाइकलेट में क्या होता है, 2 ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका मोनोकोट है, ठीक है ना। ये आपका देखो एनाटॉमी है इसकी दी हुई, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो टफ्ट ऑफ हेयर, ऐसे हेयर निकले होते हैं, ये ब्रेन लेयर है, ये एंडोस्पर्म है, अंदर की तरफ एंडोस्पर्म है, उसके बाहर की तरफ क्या होता है, एल्यूडोन लेयर होती है, और ये जम हो गया आपकी, ठीक है, खत्म। बस इतना लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ कौन कौन सी है आपकी, देख लेना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। वीट की वैरायटी बहुत है, तो जो इंपॉर्टेंट वैरायटी मैं बता देती हूँ, एक कल्याण सोना, एक सोनालिका, ठीक है, और एक शरबती सोनौरा, बहुत है इंपॉर्टेंट वैरायटी। आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि बहुत बढ़िया लिखा है इस बच्चे ने। यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है।
आपके यूजेस व्हीट वेराइटी ऑल्सो शो चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन विच इज इन्फ्लुएंस इन एडाफिक क्लाइमेटिक फैक्टर। द व्हीट कैन बी सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। पॉजेज वाइट स्टार्ची इंटीरियर जनरली लो इन ग्लूटेन कंटेंट। अब यहाँ पे भी द हार्ड व्हीट इज यूज्ड, आप देखो द हार्ड व्हीट इज डार्क, हार्ड व्हीट कैसे डार्क होती है, नो स्ट्रेची एरिया, इट इज़ हाई इन ग्लूटेन कंटेंट एंड यूज फॉर मेकिंग फ्लोर। तो जो हम आटा बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, हार्ड व्हीट का बनाते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हाई ग्लूटेन कंटेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हीट का यानी कि पहला पॉइंट आपका हो गया कि कौन से जो टाइप के आपके व्हीट है जो सॉफ्ट एंड हार्ड है। तो जो हार्ड वाला है उससे हम क्या बना रहे हैं, आटा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटेन कंटेंट। व्हीट इज़ कंज्यूम इन वेरियस फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। कैसे कंज्यूम किया जाता है हम देखेंगे अलग अलग। द ग्रेन ग्राउंड इनटू फ्लोर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड बनाने में किया जाता है। जो आपका फ्लोर का कंटेंट है जहाँ पे प्रोटीन है, आपका ग्लूटेन है, डव बनाने में किया जाता है। डव इजेंशियल मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अनलीव्ड ब्रेड होते हैं एक, ठीक है, जो व्हीट फ्लोर बनाने में यूज़ किया जाता है। तंदूरी रोटी बनाने में, पराठा बनाने में, ये तो आप लिख सकते हो ना, व्हीट फ्लोर का हम यूज़ कर रहे हैं मैदा बनाने में, मैदा, ठीक है, केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, ठीक है, सूजी बनाने में। तो कोर्सली ग्राउंड व्हीट आपका सूजी बनता है, ठीक है, सूजी। व्हीट ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, स्टार, विटामिन, एसेंशियल, आयरन, फॉस्फोरस। होल व्हीट फ्लोर मेड फ्रॉम द एंटायर ग्रेन, ठीक है, यानी ग्रेन से बना होता है। बिसाइड्स फूड व्हीट इज ऑल्सो इन सेवरल अदर वेज में भी यूज़ किया जाता है। अब मैंने बता दिया ना यार, कहाँ से पराठा बनाओ, आप केक बनाओ, सब सारी चीज़ें व्हीट से बनाई जाती है। तो ये तो लिख सकते हो आप, यूजेस तो लिख सकते हो, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है ना। यूज सेवरल अदर वेज, जैसे द ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री फीड। तो आपके पार्ट होता है एक ब्रेन, इस पार्ट का यूज़ करते हैं आपका पोल्ट्री फीड के लिए। ग्लूटामिक एसिड ऑब्टेन्ड फॉर व्हीट, ग्लूटामिक एसिड जो होता है व्हीट से लाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसको, ग्लूटामेट, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऐसे भी लिख सकते हो। व्हीट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में, स्टार्च हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में यूज़ किया जाता है। मेकिंग बास्केट्स बनाने में यूज़ किया, पेपर सिंपल टॉय बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो व्हीट की स्ट्रॉ से क्या होता है, हम टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉ को भी नहीं फेंकते हैं, यहाँ से हम सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं राइस पे, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम राइस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। ओराइजा सटाइवा पोएसी से बिलोंग करता है। कॉमन नेम इसका चावल है, धन नहीं, धान। तो धान है, आपको हिंदी में धान कहते हैं, कॉमन नेम चावल कहते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा लिन। ओराइजा सटाइवा आपने पढ़ा होगा बायोटेक में। तो यहाँ पे हम देख लेंगे मोर देन हाफ ऑफ द पीपल। अब देखो क्या होता है, सब लोग चावल खाते हैं, ठीक है। तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ईट राइस एज द मेन पार्ट ऑफ योर डाइट, यानी कि अपने डाइट में तो इंक्लूड करते ही हैं, ठीक है। और राइजा सटाइवा ओरिजिन में क्या लिखोगे आप, कहाँ से आया, साउथ एशिया से आया, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस एंड पीरियड इट्स ओरिजिन डोमेस्टिकेशन नॉट नॉन विद सर्टेन। उसके बाद है सेकंड हाइपोथेसिस क्या है इसका, ओरिजिनेट हुआ इंडिया से, यानी कि आपका कहाँ से आया है, साउथ एशिया से, इंडिया से भी आया। कुछ एविडेंस थे, यूज ऑफ राइस इन न्यूमरस ट्रेडिशनल रिलीजियस सेरेमनी में भी यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये सेटअप किया जाता है, ठीक है, राइस बनते हैं जहाँ पे। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होते हैं ना, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। और कुछ लिखना है इसमें, नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए नहीं लिखना, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे, यानी कि कल्टीवेशन पे। कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, ये एक खरीफ क्रॉप है जो रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए। अब आपको पता है व्हीट में क्या चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ह्यूमिड एंड क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, आपको टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए, ये आपका एनुअल रेनफॉल, एनुअल प्लांट है। राइस की वैरायटी जो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड एंड मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ओराइजा सटाइवा, ये सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, वैरायटी पता चल गई, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, दो लाइन वहाँ लिखना, बाकी यहाँ पे लिखना, क्या आपको लिखना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अब हम देखेंगे आपके जो राइस होते हैं सेमी एक्वेटिक होते हैं, फ्रीली टिल्डरिंग होते हैं, एनुअल ग्रास होती है, बिल्कुल सिंपल सी सेमी एक्वेटिक होते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी में, ठीक है। सिलेंड्रिकल जॉइंटेड स्टेम होते हैं, स्टेम कैसे होती है, सिलेंड्रिकल जॉइंटेड। पहले राइस प्लांट के बारे में बात किया मैंने, कैसा है ये, सेमी एक्वेटिक है। दूसरा सिलेंड्रिकल जॉइंटेड स्टेम है। रूट कैसे होती है, फिब्रस रूट। आपको क्या बताना है, रूट इसकी फिब्रस रूट होती है, ठीक है, फिब्रस जो कह लो, ठीक है। यानी कि प्राइमरी रूट जो होते हैं जर्मिनेशन में फॉलोड बाय 2 एडिशनल रूट्स होती है इनके पास, एडवेंटिशियस रूट होती है बेसल नोड पे, ठीक है। रूट कैन बी ग्रोन अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि ये रूट जो होती है वो फाइब्रस रूट होती है। दूसरा जो आपको लिखना है वो लिखना है कि ये रूट जो होती है वो अंडर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ग्रो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्टेम कैसे होता है इसका, इरेक्ट होता है, काम होता है, स्मूथ होता है, बहुत है। फर्स्ट लीफ
काम होती है, टिलर रूडिमेंट्री होता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, शैथ इज फाइनली ग्लैब्रस। इनफ्लोरेसेंस देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, लेमिना ऑफ द अपर मोस्ट लीफ, ऑरिकल इज वाइडर अदर लीफ, दिस इज कॉल्ड बूट और फ्लैग लीफ, ठीक है, यानी लेमिना जो होता है ऊपर की तरफ लीफ का, ठीक है, उसको बूट और फ्लैग लीफ कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि ये रूट जो होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, तो द राइस प्लांट है बूट और फ्लैग लीफ, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्या है, द राइस प्लांट्स हैव बूट और फ्लैग लीफ, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है इनका, टर्मिनल पैनिकल, बस ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे, फ्रूट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, लेमा इज लार्ज, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ से ले लेना और बाकी पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, एक बार इसको देख लेना कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लांट बना दोगे। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ में आ जाते हैं, क्या क्या है। राइस ब्रीडिंग हैज़ डन कंटिन्यूसली टू गेट इम्प्रूव्ड वेराइटी ओवर अ टाइम, हाई यील्डिंग और डेवलप, आपके जो डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लैक ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम डिसीज़ वगैरह को रेजिस्टेंस करने के लिए कई सारी वेराइटीज़ हैं आपके राइस की भी, वेराइटीज़ की तो आपका जो कई सारे सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ होती हैं, एक आपके पद्मा, एक है विजया, ठीक है। साबरमती राइस तो आपने सुना ही होगा, सब लोग यूज़ करते हैं, साबरमती, कांची हो गया, सोना इसको छोड़ो, ठीक है, 2-3 यहाँ पे बता देना बस। ये देखो, एक जया और रत्ना होता है ना, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, और एक साबरमती, बस बहुत है। हाइब्रिड राइस की वैरायटी भी है आपकी, जो कुछ यूं है, लिख दोगे तो, पर क्यों लिखें हम, हमारे पास टाइम नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट पे चलेंगे, अब हम नेक्स्ट को करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है और सारा रिवाइज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट है आपका वो है लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम्स के बारे में बात करें, कुछ अच्छी बातें। तो लेग्यूम्स यहाँ पे कुछ जनरल अकाउंट, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा, बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, हेल्थ बेनिफिट में होता है। इंपॉर्टेंट लेग्यूम्स कौन कौन से हैं यार आपके, सोयाबीन, काउपी, पिजन पी, ग्राम, पीपीपी, ठीक है, सब पीपी। फूड इज बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ, इट सप्लाई ऑफ